Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा केस की। हम जब ये स्टोरी कवर कर रहे हैं तो एक सवाल हमारे मन में ये आ रहा है कि आखिर उसने किस तरह की जासूसी की है। मैं आपको हिसार पुलिस का वो बयान बताता हूँ जिसमें हिसार पुलिस ने कहा है कि उसके पास से ना तो कोई सैन्य दस्तावेज मिले, ना कोई और ऐसी वाइटल इंस्टॉलेशन की जानकारी मिली, तो फिर उसको जासूस क्यों कहा जा रहा है? और ऐसे में 12 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी होना, क्यों पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और क्यों इस पर कार्रवाई की जा रही है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ संजीव देसवाल साहब मौजूद हैं। सर डिटेक्टिव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया के। सर आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो आपका स्वागत है सर क्राइम तक में। धन्यवाद। सर ये जो बात कही जा रही है कि जासूसी, क्या जासूसी का मतलब है कि आपके पास से सैन्य दस्तावेज मिलना? क्या जासूसी का मतलब है कि आपके पास से कोई और वाइटल इंस्टॉलेशन की फोटो मिलना, मैप मिलना, इसलिए आपको जासूस कहा जाएगा? एक आम आदमी जिसका एक्सेस रक्षा मंत्रालय, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स पर है ही नहीं, उसको जासूस कैसे कहा जा सकता है? देखिए चिराग जी, जब हम ज्योति मल्होत्रा की बात करते हैं खासकर, और जब हम जासूसी से जुड़ी हुई कई मामलों की बात करते हैं, तो ज्योति मल्होत्रा क्या जासूस हैं या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए ऐसे लोगों से जिनके साथ हमारे कुछ देशद्रोही या हमारे देश के कुछ ऐसे युवा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और वो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एक जासूसी शब्द जुड़ जाता है। क्योंकि किसी भी देश को, दूसरे देश को अगर कहते हैं दबाना है, युद्ध करना है, और आप आमने सामने से युद्ध नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम आमने सामने से युद्ध कर सकें, तो आप प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटजी को अपनाते हो। और प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटजी ये कहती है कि आपको उस देश से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलें और वो इंफॉर्मेशन उनके खिलाफ यूज़ की जाएं, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हद तक उस देश में हलचल मचा सकते हैं। और पाकिस्तान इसी चीज़ को अपनाते हुए ज्योति मल्होत्रा या फिर जो हमारे बॉर्डर एरिया के आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 12 या 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। और 12-13 जो गिरफ्तार किए उनमें कॉमन बात क्या है? सबके सब एक तो युवा हैं, बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हैं, सब काफ़ी करीब घर से आते हैं। ज्योति मल्होत्रा का भी अगर बैकग्राउंड देखें तो वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत किसी अच्छी मिडिल क्लास, कहते हैं हायर मिडिल क्लास से आती हैं, वो काफ़ी लोअर मिडिल क्लास से आती हैं। हम जब ज्योति मल्होत्रा की बात करते हैं कि ज्योति मल्होत्रा को जासूस क्यों कहा जाता है या क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए वो पाकिस्तान कई बार गई हैं। जब वो पाकिस्तान कई बार जाती हैं और वहाँ के कुछ ऐसे लोगों के साथ घूमती हैं जिन लोगों पे हमारे देश की इंटेलिजेंस को शक होता है, तब हमें ऐसा लगता है कि इन इंटेलिजेंस के लोगों के साथ मिलकर कहीं ज्योति मल्होत्रा किसी तरीके से हमारे देश की कोई इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है। इसी दौरान हमारी इंटेलिजेंस की नज़र इनके ऊपर कंटिन्यू होती है, और ऐसा नहीं इनके ऊपर, कई कहते हैं ऐसे लोग जो सस्पिशियस लिस्ट के अंदर आते हैं, जो पाकिस्तान कंटिन्यू विजिट करते रहते हैं या पाकिस्तान के लोगों से बात करते रहते हैं, क्योंकि +92 जो नंबर है वो हमारी इंटेलिजेंस के रडार पे रहते हैं। तो जैसी आपकी कॉल आ रही है, कॉल जा रही है, तो वो देखते हैं कि ये कौन लोग हैं जो कंटिन्यू पाकिस्तान के कांटेक्ट में, चाहे वो रिश्तेदारी की वजह से हो, दोस्तों की वजह से हो, जो भी वजह हो, तो उसको एनालिसिस करती रहती है हमारी एनआईए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, और उसके बाद वो एनालिसिस करने का फिक्स करती है कि इन लोगों के ऊपर क्लोज नज़र रखी जाए। उसमें एक ज्योति मल्होत्रा थी। अब ज्योति मल्होत्रा खुद अपनी वीडियो डाल रही थी, चाहे वो दानिश के साथ डाल रही हो, इफ्तार पार्टी की डाल रही हो, और कुछ ऐसे लोगों के साथ डाल रही थी जो हमारी इंटेलिजेंस के रडार पे थे कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जासूस हैं। अब आप पाकिस्तानी जासूसों के साथ घूम रही हैं, फ़ोटो डाल रही हैं, इफ्तार पार्टी में जा रही हैं, तो रडार पे तो आपने आना ही है। जब किसी भी देश में वार की स्थिति बनती है और या युद्ध छिड़ जाता है, जैसा कि हमारा और पाकिस्तान का, तो ऐसे में इंफॉर्मेशन लेना देना बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है। और जब आपका इंफॉर्मेशन लेने का तरीका तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ पे लोग गलतियाँ भी करते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत परफेक्ट स्पाई नहीं होते हैं। ये एसेट बनाए गए होते हैं, जल्दीबाजी में बनाए गए होते हैं, और इन एसेट्स का जो बनने की वजह होती है वो उसके पीछे एक ही वजह होती है कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे घूमना फिरना मिल जाए, मेरे यूट्यूब जो है वो दुनिया में पहचाना जाए, मेरे व्यूवर्स बढ़ जाएं। ऐसी सारी लालच होने की वजह से वो एक बॉर्न स्पाई तो है नहीं कि कोई जो डे 1 से जासूसी के ही प्रोफेशन में आना चाहते थे, वो तो
प्राइमा फेसिया बने। तो जब पुलिस इनको या एनआईए या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब इनको पकड़ती है तो प्राइमा फेसिया गड़बड़ हो जाती है। प्राइमा फेसिया जब इनके मोबाइल को आप अपने हाथ में लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जिन जासूसों को आपने रडार में रखा हुआ था, जैसे कि एक शाकिर कहते हैं इनका कोई हैंडलर था ज्योति मल्होत्रा का, उसका नाम इन्होंने अपने मोबाइल के अंदर जट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था। ये प्राइमा फेसिया साफ लगता है कि आप किसी को छुपा रहे हैं किसी और नाम से। जब यहाँ से जांच पड़ताल शुरू होती है, उन्हीं दौरान पहलगाम के अंदर अटैक हो जाता है, 26 निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं हो जाती हैं, धर्मपूज के हत्याएं होती हैं। जब उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ज्योति मल्होत्रा ने कुछ वीडियोस डाली थी पहलगाम की। अभी एक दूसरे से कनेक्ट होनी शुरू होती हैं कि आप पाकिस्तान कंटिन्यू जा रही हैं। ये सर कहना कि आप पाकिस्तान जा रही हैं, आप पाकिस्तान प्रेम है आपका, आप वहाँ तारीफ कर रही हैं लोगों की, वहाँ के फूड की तारीफ कर रही हैं, आप वहाँ एम्बेसीज की पार्टी में जा रही हैं, क्या ये सफिशिएंट एविडेंस है जासूस कहना किसी को? देखिए, ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है किसी को जासूस कहना, लेकिन ये सफिशिएंट एविडेंस है किसी को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाना। और अभी पुलिस ने उनको जासूस कह नहीं दिया है, पुलिस ने अभी कोई कोर्ट के अंदर उनके ऊपर कहते हैं चार्जशीट लगा नहीं दिया, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनके जो लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, वो सब के सब कहते हैं आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजे हुए हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन आएंगी, रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद क्लेरिफाई होगा और उसको एनालिसिस किया जाएगा कि क्या ये सच में हमारे देश की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव हैं, जो बॉर्डर एरिया से हैं, जो आर्मी से हैं, क्या वो उन हैंडलर्स को दे रही थी। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर। वहाँ जो पुलिस की एक अपडेट आया था, स्टेटस रिपोर्ट आई थी, उसमें था कि ज्योति मल्होत्रा के कोई आतंकवादी नहीं है, उसके पास से कोई सैन्य दस्तावेज नहीं मिले हैं, कोई रक्षा मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि उसकी पहुंच वहां तक नहीं है। ऐसे में जासूस भी आप उसको कह रहे हैं प्राइमा फेसिया। तो एक जासूस होने के नाते आप भी डिटेक्टिव एजेंसी से जुड़े हैं, जासूसी की परिभाषा क्या है? क्या जासूसी सिर्फ इतना भर है कि आपने ये सारे वाइटल इंस्टॉलेशन की फोटो खींच के मैप भेज दिया या ये सब बता दिया, ये इसके अलावा भी कुछ और जासूसी है? देखिए, जासूसी से अगर आप समझें तो किसी भी जगह की कहीं भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना एक जासूस का काम होता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की, अगेन मैं कह रहा हूँ कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जब ज्योति मल्होत्रा प्राइमा फेसिया कुछ वीडियोस अपलोड कर रही थी, अब वीडियो अपलोड करना कुछ गलत नहीं है, उनकी 300-400 वीडियोस हैं, 300-400 वीडियोस में एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके बिहाफ पे आप ज्योति मल्होत्रा को ये बोल पाएं कि वो कोई जासूस है। लेकिन अगर उन वीडियो को गहराई से एनालिसिस करेंगे तो आपको लग सकता है कि हो सकता है कि वो जासूस हों। कैसे? मान लीजिए आपने पहलगाम की वीडियो बनाई, उस जगह की जहाँ पे टूरिस्टों की हत्याएं की गई, आप दिखाते हैं कि ये कितनी दूर है, कहते हैं एग्जैक्टली कितना चलना पड़ता है, यहाँ पे इन कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, एंट्री कहाँ से होती है, आर्मी कहाँ पे है, पुलिस कहाँ पे है, ये आप अपनी वीडियो में बना रही हैं लेकिन बता नहीं रही हैं। लेकिन जब ये आप अपने हैंडलर्स को इन्फॉर्मेशन देती हैं किसी और प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे तो आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये मैंने वीडियो बनाई, बहुत अच्छी वीडियो है, पहलगाम में आइए देखिए, वहाँ पे टूरिस्ट घूम रहे हैं, ये तो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई पूरे के पूरे नेशनल चैनल कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसके बाद आपने किसी और प्लेटफॉर्म से ये बता दिया कि उस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, मैंने आपको दिखाया है कि वहाँ पे कहीं आर्मी नहीं है, कहीं पुलिस नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन किसी और रूट से पहुंचाना और उस इन्फॉर्मेशन को ही पकड़ना इन्वेस्टिगेशन का काम है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रूट आपका क्या है, किस रूट से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको शक के दायरे में ला रहा है जासूसी के। बिल्कुल। देखिए, वहाँ पे अटैक हुआ है, वहाँ पे अटैक हुआ है, 26 लोग मरे हैं। उसके बाद दानिश के यहाँ पे जो इफ्तार पार्टी है वो हैं, जो आप बाली इधर वर्ल्ड में घूम रही हैं, वो आपकी फुटेज हैं। आपकी जो फुटेज हैं वो ये कहती हैं कि आप लग्जरियस लाइफ को वहाँ जी रही हैं, लेकिन वही लग्जरियस लाइफ आपकी अपनी अर्निंग से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि आप काफ़ी लोअर मिडिल क्लास से आती हैं। जब आप लोअर मिडिल क्लास से आती हैं, आपकी अर्निंग साफ पता चल रही है, किसी की भी अर्निंग कहीं से भी हो, छुप नहीं सकती, क्योंकि किसी प्लेटफॉर्म से तो अर्निंग आ रही है। तो उनका पास एक यूट्यूब चैनल कहते हैं सोर्स था, उसके अकॉर्डिंग जो उनके पास लाख 1.5 लाख रुपए जो भी आ रहे थे पर मंथ के हिसाब से, वो अर्निंग और जो एक्सपेंस दिख रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे उनकी ट्रैवलिंग के टाइम, वो मैच नहीं कर रहे। लेकिन वो तो संजीव जी बहुत क्लियर कट है, उन्होंने बोला कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है यूएई की कंपनी से, वो तो इसमें एडमिट किया उन्होंने कि मुझे स्पॉन्सर। देखो, जिसने यूएई से उनको पैसा दिया,
क्या वो कंपनी कहीं कहीं ना पाकिस्तान से तो नहीं जुड़ी हुई है? क्योंकि देखिए, आप स्पॉन्सर ऐसे तो दे नहीं देंगे कि जाके किसी को पैसा पकड़ा देंगे। पाकिस्तान तो डायरेक्ट पैसा देगा नहीं, रास्ते तो वो इनडायरेक्ट ही बनाएंगे। वो जो इनडायरेक्ट रास्ते हैं, यूएई से पैसा आया, किस लिए आया? आपने एक चीज़ और मेंशन करी कि तमाम जानकारियां दे रहे हैं जो वीडियो से रिलेटेड कि इसमें आर्मी देखो, ये तो सब आजकल बहुत इजीली चैनल्स पर दिख रही हैं। हमने जब देखा कि तनाव की स्थिति थी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे एयर बेसिस के बारे में उनको पता चला, उनको हमारे एयर बेसिस के बारे में पता चला, बहुत सारी चीज़ें गूगल पर ही हैं। तो उसमें कोई ऐसी आपने इन्फॉर्मेशन क्या दे दी जिससे कि उनका भला हो गया या उनका नुकसान हो गया? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का कहते हैं पार्ट है। ये कोई हम नहीं कह सकते और आप नहीं कह सकते कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन दे दी। गूगल पे ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई जो उन्होंने यूज़ कर ली, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। जैसे कि अभी कहते हैं 10-12 जो लोग पकड़े गए, उन्होंने कोई तो इन्फॉर्मेशन दी है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन। हाँ, इनमें से जो 12 लोग पकड़े उनमें से एक आरोपी जो है उसने दानिश को और उनके जानकारों को ये कहा जा रहा है सिम कार्ड प्रोवाइड किए थे। तो ये क्या इशारा करता है? देखिए, सिम कार्ड देने का मतलब है कि इतने ज़्यादा सिम कार्ड देना, और वो भी इंडिया के सिम कार्ड देना, तो हो सकता है कि कहीं कोई हनी ट्रैप का कहते हैं इसमें ग्रोथ तो नहीं काम कर रहा था, कहीं उसकी कहते हैं मंशा ऐसा तो नहीं थी कि अलग अलग फर्जी नामों से आप अपनी एक प्रोफाइल मेंटेन करते और उसके बाद किसी को हनी ट्रैप करते या इन्फॉर्मेशन लेते। क्योंकि आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए आपको फर्जी मोबाइल नंबर चाहिए। क्योंकि कल अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये ज्योति मल्होत्रा इसी नंबर से बात करती है, ज्योति मल्होत्रा का नंबर है। आप खाली लोकेशन के अकॉर्डिंग तो प्रूफ नहीं कर देंगे। आपको ये भी तो देखना होगा कि वो मोबाइल का जो नंबर है, मोबाइल भी आपके हाथ में आना चाहिए, मोबाइल आपके हाथ में आना चाहिए, नंबर आपके हाथ में आना चाहिए, आपके नंबर आपके नाम से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर एविडेंस बनती हैं। आज की तारीख में हमारे पास, या मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ऐसा नहीं है जो सीधा सीधा ज्योति मल्होत्रा के ऊपर ये साबित कर दे कि वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही थी जो देश के विरुद्ध थी। सीधा इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। इसमें एक आरोपी है दानिश, जो कि हालांकि पकड़ा नहीं गया, पाकिस्तान चला गया। उसने अपने अकाउंट से एक, इसमें जो आरोपी पकड़ा गया उसके अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र हुए गजाला के अकाउंट में। गजाला मलारकोट से पकड़ी गई थी, जो उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र हुए। ये क्या इशारा कर रहा है सर? और वो कह रहा है कि पाकिस्तान भेजने के लिए उसने ऐसा, वो पाकिस्तान जाना चाहती थी तो उसने वीज़ा लगवाया और उसकी आड़ में उसने पैसे दिए। देखिए, अब वो पैसा क्या आपको नंबर 2 में दिया गया क्योंकि आपने उसका वीज़ा लगवाया था, ये तो सब इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। और सीधी सी बात है कि ये एक छोटी सी अमाउंट की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई है। अभी तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो पकड़ी जानी हैं, और जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जब आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, कहीं भी आपको कोई पैसा दे रहा है या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है चाहे यूएई से, तो उस पैसे के बदले आप भी तो कुछ दे रहे हैं ना। तो आपको बताना होगा कि मुझे स्पॉन्सर किया गया और मैंने उनके लिए काम किया। ठीक है, मुझे एक चीज़ और Justify होना बताइए। चाहिए। आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, लार्ज वास्ट एक्सपीरियंस है, आपके नज़रिए में कुछ ना कुछ दाल में काला है या पूरी दाल काली है? पूरी दाल काली नहीं है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान इतना बड़ा बेवकूफ़ है या उसके इंटेलिजेंस इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो ऐसी लड़की को अपना एसेट बनाते हैं जो हर बात का वीडियो सोशल मीडिया उस पर डालती, प्लेटफॉर्म पे डालती है। अगर वो जो बाली गई थी और कहते हैं कोई हैंडलर था, उस हैंडलर के साथ वो काफ़ी शॉर्ट कपड़े पहन के और उसमें वीडियो बना के वो डाल रही है, तो क्या ये इंटेलिजेंस को नहीं दिख रहा कि ये तो एक्सपोज हो जाएगी? और इसकी एक वजह और भी, इसमें एक डेप्थ ये हो सकती है कि पाकिस्तान को पता है कि ये एक्सपोज हो जाएगी, हु केयर्स, यूज एंड थ्रो, इसे एक्सपोज होने दो। लेकिन ये इंडियन है, ये हिंदू लड़की है। जब हिंदू लड़की को आप गिरफ्तार करेंगे इस वजह से कि ये कहते हैं इस तरीके के काम कर रही है, तो हमारे देश में नैरेटिव बनना शुरू होगा। नैरेटिव के लिए लोग काम कर रहे हैं। और भी समझ में आई थी जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ मामला, कि नैरेटिव वॉर इसको कहा गया, कि ये पाकिस्तान प्रेम इसका दिखाने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव स्टैब्लिश कर रही थी कि देखिए एक लड़की है जो इंडियन है और देखिए पाकिस्तान प्रेम। देखिए, इस पूरे कहते हैं अगर आप प्रोपेगेंडा को समझेंगे पाकिस्तान के, तो आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 65% की जो आबादी है वो 35 साल से नीचे है हमारे देश की। और युवा शक्ति को अगर हमारे देश के खिलाफ कर लिया जाए तो ये हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी। पाकिस्तान, आपको लगता है ये एजेंडा हो सकता है? मैं इसी एजेंडा को क्लियर करता हूँ। पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार है ये।
पाकिस्तान जानता है कि हम आमने सामने से एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, तो उस कंडीशन में वो प्रॉक्सी वार लड़ता है। प्रॉक्सी वार वो पिछले 20-30 साल से 40 साल से लड़ रहा है, लेकिन 20 साल पहले उसका प्रॉक्सी वार का तरीका अलग था। वो पहले स्लीपर सेल एक्टिवेट करता था हमारे देश के अंदर, या हमारे देश में आतंकवादी घुसाने के लिए कहते बॉर्डर पे गोलियां चलवा देता था, या फिर हमारे देश में विस्फोट करता था। ये उसका प्रॉक्सी वार का स्टाइल था। अभी उसका प्रॉक्सी वार का तरीका बदल गया है, उसने उसको अपडेट कर दिया है। कैसे उसने अपडेट किया है? यहाँ की युवाओं पे नज़र डाल दी है, उन युवाओं पे जो 2 तरीके से उनके लिए काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि उनके लिए कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। कैसे? क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक कवरअप होता है कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल्स के लिए बना रहे हैं। उसी वीडियो के चैनल पे वीडियो बनाते हुए उसी कवरअप के अकॉर्डिंग आप वहाँ से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये हुआ एक तरीका। और दूसरा तरीका कि वो अपने YouTube चैनल पर एक नैरेटिव सेट करते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान देश बहुत शानदार है। इसी पर आ रहा हूँ। आपने बीच में एक बात बोली थी कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे होगा कि सारी चीज़ें ये समझ से परे है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी लेडी को मतलब यूज़ किया जो सब कुछ तो यूट्यूब पर डाल रही है। तो इन पर्टिकुलर बातों को ध्यान में रखते हुए क्या ये लगता है कि जैसे आपने कहा, आपका इशारा क्या ये था कि ऐसा तो कोई नहीं करता, तो ये शामिल नहीं? मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे 2 तरीके थे। यहाँ पे तरीका ये था कि हिंदू लेडी को यूज़ करने का एक नैरेटिव बनाइए। पहले तो वो ऑलरेडी नैरेटिव बना ही रही थी, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में साफ डाल रही है कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान प्रेम दिखा रही है वो, और इंडिया में ये बता रही कि क्या कमियां हैं, यहाँ पे आर्मी को होना चाहिए था, यहाँ पे पुलिस को होना चाहिए था, इतने लोगों को मार दिया, एक कोई तरीका है। तो दोनों तरह से वो नैरेटिव बना रही है, यहाँ कमजोरियाँ दिखा रही है और वहाँ पर बेहतरी दिखा रही है। नैरेटिव बनाते हुए इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हो। अब होता क्या है कि नैरेटिव जब बना रहे हैं तो उनके व्यूवर्स हैं, लाखों व्यूवर्स हैं। लाखों व्यूवर्स में से अगर 10% पेड व्यूवर्स हों, तो पेड व्यूवर्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ उसी चीज़ को उठाते हैं, उसी कहते हैं मुद्दे को उठाते हैं, और जब मुद्दे को उठाते हैं तो वही नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है। और ये नैरेटिव वार भी है, क्योंकि मैं शुरुआती में तौर में आपको कहा कि पाकिस्तान ने अपनी प्रॉक्सी वार अपडेट की है। तो आपका कहना है कि नैरेटिव वॉर तो है ही, लेकिन साथ साथ इस पूरे केस में पूरी दाल काली नहीं है। दाल में तो कुछ काला है, दाल में तो कुछ काला है। दाल काली है, लेकिन पूरी दाल काली नहीं है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड एविडेंसेस नहीं है इन सब के खिलाफ अभी तक। सर ये बताइए, हमेशा हमने देखा है जासूसी के केसेस में हनी ट्रैप एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, किसी को ल्योर करना, क्योंकि कई बार पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग भी पकड़े गए हैं और ये वो काम करने में माहिर है। तभी हम लोगों ने पाकिस्तानी जो एम्बेसी का स्टाफ है उसको घटाया है। पाकिस्तानी एम्बेसी, एक सवाल कि वो जासूसी का एक अड्डा बन गया है, दूसरा क्या हनी ट्रैप बहुत बड़ा मुद्दा रहता है? देखिए, हनी ट्रैप से आपको ये समझना पड़ेगा कि हनी ट्रैप एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप सॉलिड से सॉलिड इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं। और हनी ट्रैप का जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी डेप्थ होती है और काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। और हनी ट्रैप हमेशा 2 तरीके से होता है। एक हनी ट्रैप वो होता है कि आप बॉर्डर एरिया जहाँ आर्मी है वहाँ से आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप हनी ट्रैप वहाँ किसको करेंगे? आप हनी ट्रैप करेंगे वहाँ पे काम करने वाले लोगों को। और उसमें से ज़्यादा उनके लिए कहते हैं बेस्ट एसेट्स कौन होते हैं? आर्मी के वो वीक पर्सनैलिटीज़, आर्मी के वो ऑफिसर्स जो वीक पर्सनैलिटीज़, चाहे उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो या वुमनाइज़र हो या ज़्यादा ड्रिंक करते हों, ऐसी वीक पर्सनैलिटी को ढूंढने के बाद उनको हनी ट्रैप में डाला जाता है। लड़कियां किसी और नाम से, चाहे हम बेंगलोर से बोल रही हैं, पूना से बोल रहे हैं, कुछ भी बन के धीरे धीरे उनको हनी ट्रैप करती हैं। और हनी ट्रैप का सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो क्या है? हनी ट्रैप जब एक बार इंसान हो जाता है तो आप उसको सीधा देशद्रोह करने के लिए नहीं बोलते हैं, सीधा आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। आप ये कहते हैं कि जो हमारी आपकी वीडियोस बन गई हैं वो मेरे हस्बैंड ने देख ली हैं, मेरे ब्रदर ने देख ली हैं, वो आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं, उसमें वो कहती है कि हमें आप थोड़ा सा पैसा प्रोवाइड कर दीजिए, 50 लाख रुपए प्रोवाइड कर दीजिए। अब सामने वाला 50 लाख कहाँ से देगा? तो आप कहेंगे उसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा छोटी है, बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आप मांग लेते हैं। जब वो छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है तो वहाँ से एक साइकिल बननी शुरू होती है, सिलसिला शुरू होता है, छोटी से बड़ी और बड़ी और बड़ी, और धीरे धीरे सामने वाला जो आदमी है जो हनी ट्रैप हो चुका है वो फंसता चला जाता है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता ही रहता है। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरे एसेट्स वो होते हैं जो आप खुद बनाते हैं, जैसे कि ज्योति मल्होत्रा जैसे हो सकते हैं, या ऐसे युवा हो सकते हैं जो 2 तरीके से काम करेंगे। हर जगह से इन्फॉर्मेशन भी ला सकते हैं, पैसे का लालच भी है, और सबसे बड़ी बात है वो नैरेटिव भी सेट कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। ये दूसरे तरीके के एसेट्स हैं। और हनी ट्रैप में इन एसेट्स को
ज़्यादा टाइम नहीं लगता कहते हैं ट्रैप करने में, क्योंकि ये ऐसे युवा बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट से वो चाहते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल, देखिए हर चीज़ मेहनत से, हर चीज़ में टाइम लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि 2-4 महीने में, 6 महीने, साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कोई अपनी किस्मत से पहुँचे अलग बात है, मेहनत से टाइम लगता है। तो ये जो शॉर्टकट अपनाते हैं, इन शॉर्टकट को अपनाने वालों को ढूंढा जाता है, पकड़ा जाता है, इनकी स्मार्टनेस को देखा जाता है और ये एक एसेट बन जाते हैं। और ये लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये एग्जैक्टली हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है। बिल्कुल। तो जिस तरह से बताया संजीव जी ने कि किस तरह से हनी ट्रैप एक बहुत अहम मुद्दा होता है जासूसी के एंगल में, तो ऐसे में अब पुलिस जो ज्योति मल्होत्रा केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो ये भी ध्यान रख रही है कि क्या वाकई इसके पीछे हनी ट्रैप कोई वजह थी या नहीं। इसके अलावा जिस तरह से सिम कार्ड प्रोवाइड करना, अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होना, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी जांच अब आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।